करते हैं जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। लास्ट क्लास में हमने आपका देखा था बैटीज लॉ के बारे में, राइट। तो बैटीज लॉ का हमने क्या देखा था आपका कि अगर आपका कोई भी एक पी सिस्टम ऑफ फोर्सेस है, उसका जो आपका वर्चुअल वर्क डन आ रहा होगा ड्यू टू दिस पी सिस्टम ऑफ फोर्सेस एंड डिफ्लेक्शन कॉज्ड बाय क्यू सिस्टम ऑफ फोर्सेस, दैट विल बी इक्वल टू वर्चुअल वर्क डन बाय क्यू सिस्टम ऑफ फोर्सेस इन कॉजिंग डिफ्लेक्शन कॉज्ड बाय पी सिस्टम ऑफ फोर्सेस, राइट। ये हमने देखा था आपका बैटीज लॉ। तो इसी से कंटिन्यू करते हैं और आपका आज आपका मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो बैटीज लॉ हमने आपको जो कल पढ़ा था उसमें हमने जब आपका वो लिखा था, क्या बोलते हैं, आपका जो स्टेटमेंट लिखा था, तो आपने वहाँ पे एक चीज़ नोटिस करी या नहीं करी? नहीं करी तो आपको दिखा देता हूँ कि वहाँ पे मैंने आपका डिफ्लेक्शन नहीं लिखा था, मैंने आपका वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट लिखा था। आप अगर चेक करोगे आपका स्टेटमेंट में, है ना, वर्चुअल वर्क डन बाय पी सिस्टम ऑफ फोर्सेस इन गोइंग डिस्प्लेसमेंट कॉज्ड बाय क्यू सिस्टम ऑफ फोर्सेस, ऐसा कुछ लिखा था मैंने आपका, राइट। तो मैंने आपकी डिस्प्लेसमेंट टर्म यूज़ की है, दैट मीन्स कि आपका डिस्प्लेसमेंट आपका डिफ्लेक्शन भी हो सकता है, रोटेशन भी हो सकता है ना। डिस्प्लेसमेंट में आपके दोनों चीज़ें आ जाती है, डिफ्लेक्शन दैट इज़ वाई होता है आपका, रोटेशन दैट इज़ आपका स्लोप होता है थीटा। तो ये लॉ आपका दोनों के लिए वैलिड रहेगा, डिफ्लेक्शन के लिए वैलिड रहेगा और आपका रोटेशन के लिए भी वैलिड रहेगा। जैसे कि हमने आपका कल देखा था, आपका मैथमेटिकल फॉर्म में आपका हमने लिखा था उसको P1 y1 प्लस P2 y2 प्लस P3 y3 इज इक्वल टू Q1 y1 डैश प्लस Q2 y2 डैश प्लस Q3 y3 डैश, ऐसा देखा था। जहाँ पर आपकी P1 की जो मल्टीप्लाई हो रही है y1 से, ये y1 डिफ्लेक्शन आपका कॉज हो रहा है ड्यू टू Q फोर्स के कारण, है ना। यहाँ पे आपका डायग्राम बना देता हूँ मैं आपका एक बारी दोबारा से। दो फोर्स ले लेते हैं आपका P1 एंड P2, यहाँ पे आपका Q1 लग रहा है एंड Q2। ठीक है, इस तरीके का आपका हमने कुछ डायग्राम देखा था आपका। तो कहने का मतलब ये है कि ये आपकी हमने जो इक्वेशन लिखी थी ये डिफ्लेक्शन के लिए लिखी थी, तो सेम आपके लिए ये रोटेशन के लिए भी वैलिड रहेगी। अगर आपका कहीं पे मोमेंट्स एक्ट कर रहे हों, लेट सपोज आपका एक बीम ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, एक बीम ले लिया हमने आपका, दो पॉइंट है आपके, इसमें दो मोमेंट एक्ट कर रहे हैं, एक आपका यहाँ पे कर रहा है, एक यहाँ पे कर रहा है, ठीक है। इसको आप M1 मान लो, इसको M2 मान लो, ठीक है। तो दो सिस्टम ऑफ फोर्सेस लग रहे हैं आपके, एक M1 लग रहा है, एक M2 लग रहा है, तो दोनों के यहाँ आपको अलग अलग डिफ्लेक्शन मिलेगा। लेट सपोज आपका जो M1 लग रहा है आपका जो बीम में, तो आपको M2 वाले पॉइंट पे जो डिफ्लेक्शन मिल रहा है, लेट सपोज आपका ये कितना है, सॉरी, जो आपके यहाँ पे क्या मिलेगा आपका डिफ्लेक्शन ही स्लोप जो मिलेगा आपको, इट इज़ इक्वल टू θ1 मान लेते हैं इसको, ठीक है। एंड अगर आपका बीम में M2 लग रहा है, तो इस केस में जो आपको डिफ्लेक्शन मिल रहा है, सॉरी स्लोप मिल रहा है आपको एट पॉइंट 1, जो आपका 1 वाला पॉइंट है, ये 1 2 पॉइंट है ना, वहाँ पर आपको स्लोप मिल रहा है दैट इज़ θ2। तो यहाँ पे भी आपको बैटीज लॉ फॉलो करेगा। अगर आपका हम वर्क डन निकालेंगे ड्यू टू मोमेंट्स, तो आपका M1 की जगह पे आपका θ2 मिल रहा है आपको, तो M1 θ2 विल बी इक्वल टू M2 θ1, राइट। तो ये आपका इसके लिए भी वैलिड रहेगा बैटीज लॉ। क्लियर है सभी को, क्या समझाया मैंने आपका, ठीक है। सेम चीज़ करी मैंने यहाँ पे आपका M1 का जो वर्चुअल वर्क डन निकाला है हमने, M1 की मल्टीप्लाई θ2 से करी है, और जो आपका θ2 रोटेशन है वो आपका ड्यू टू M2 आ रहा है, राइट। आप चेक कर सकते हो, θ2 जो रोटेशन आपको मिल रहा है 1 पॉइंट में, वो M2 के कारण मिल रहा है। सेम मैंने M2 की मल्टीप्लाई θ1 से की है, और जो θ1 आपका जो रोटेशन है वो आपको M1 के कारण मिल रहा है, राइट। तो यहाँ पे अलग अलग डिफ्लेक्शन दिया है, वर्चुअल वर्क डन है इसलिए आपका ये, ठीक है। क्लियर है। एक आपको ये ध्यान में रखना है कि ऐसा भी होता है इस थ्योरम में
और इसके अलावा आपका अगर डिफ्लेक्शन एंड मोमेंट, आपका बीम में अगर आपका मोमेंट भी लग रहा है, लोड भी लग रहा है, तो इन दैट केस आपको दोनों ही कंसिडर करने पड़ेंगे। लेट्स एग्जांपल देख लेते हैं आपका। जो आपका एक कैंटिलीवर बीम है, ठीक है, उसमें आपका एक पॉइंट लोड भी एक्ट कर रहा है और आपका एक कंसनट्रेटेड मोमेंट भी एक्ट कर रहा है, लेट्स सपोज, ठीक है। तो आपका हम एक पॉइंट लोड मान दे रहे हैं और आपका एक मोमेंट भी मान ले रहे हैं, एम एंड पी। इस पॉइंट को आप 2 मान लो, इसको 1 मान लो, ठीक है। तो सबसे पहले आपका पॉइंट लोड के कारण देखते हैं। ड्यू टू पॉइंट लोड एट 2, आपको जो 1 में स्लोप मिल रहा है, इसको देख लेते हैं आपका, इसे हम थीटा मान लेते हैं, ठीक है। एंड ड्यू टू दिस मोमेंट एट 1, आपका जो सेकंड पॉइंट में आपको जो डिफ्लेक्शन मिल रहा है, इसको हम y मान लेते हैं, ठीक है। तो वर्चुअल वर्क डन बाय P मल्टीप्लाई बाय y विल बी इक्वल टू कितना होगा आपका, m मल्टीप्लाई बाय थीटा, ठीक है। तो ये भी आपका बैटरीज लॉ के अंदर ही आता है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। यहाँ तक सभी क्लियर है? एक बार मुझे कंफर्म करो, कोई डाउट है आप लोग पूछ सकते हो। इन दिस केस ऑल्सो आपका जो पी वाई है, ये आपका वर्चुअल वर्क डन है, ठीक है। आप देख सकते हो पी की जो मल्टीप्लाई की है मैंने वाई, ये वाई आपको ड्यू टू एम मिल रहा है, और सेम मैंने जो आपकी एम के साथ मल्टीप्लाई की है थीटा, ये थीटा आपको ड्यू टू पी मिल रहा है ना। तो ये वर्चुअल वर्क डन है। क्लियर है सभी को? ठीक है। देखो बैटरीज लॉ और जो मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम है, इससे आपको न्यूमेरिकल्स वगैरह देखने को कम मिलेंगे। इनका आपका स्टेटमेंट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एज़ पर सेमेस्टर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। मतलब आपके सेमेस्टर में जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें आपका इनके स्टेटमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, इनके स्टेटमेंट ज़्यादा आते हैं। क्वेश्चन आपके जो आएंगे वो आपकी कास्ट-यूलर थ्योरम से आएंगे या यूनिट लोड मेथड से आएंगे, उनसे ज़्यादा आते हैं, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम, ठीक है। तो मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम क्या कहता है, इसको समझते हैं। तो मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम आपका बेटीज लॉ के ही तरह है, सेम टू सेम, मतलब ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बस यहाँ पे जो आपका चेंज आया है वो ये आया है कि अभी तक हम आपका पी सिस्टम लगा रहे थे और क्यू सिस्टम लगा रहे थे, 2 सिस्टम लगा रहे थे फोर्सेस का, राइट। एक आपका पी लग रहा था, एक क्यू लग रहा था। मैक्सवेल रेसिप्रोकल में उसने कह दिया कि आपका पी इज़ इक्वल टू क्यू, मतलब दोनों लोड सेम है आपके, पी इज़ इक्वल टू क्यू, राइट। तो वहाँ पे आपका क्या होता है, P1 Y1 प्लस P1 Y1 इक्वल टू Q1 Y2 दिख रहा था आपको, राइट। अगर आपका P और Q सेम है तो दोनों कट जाएंगे आपस में, तो Y1 विल बी इक्वल टू Y2 मिलेगा आपको, राइट। तो यही चीज़ आपको यहाँ पर मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम में मिलती है, जो डिफ्लेक्शन आपको सेम मिलते हैं। तो इसको अलग से पढ़ लेते हैं एक बार दोबारा से। बस मैं आपको बता रहा हूँ कि डिफरेंस क्या है दोनों में। डिफरेंस यही इन दोनों में कि इसने P और Q को दोनों को सेम मान लिया है, ठीक है। अब समझते हैं क्या कह रहा है आपका ये, ठीक है। तो मैक्सवेल थ्योरम ऑफ रेसिप्रोकल थ्योरम मे बी स्टेटेड एज डिस्प्लेसमेंट एट पॉइंट ए ड्यू टू द लोड एट पॉइंट बी। 2 पॉइंट्स यहाँ पे भी आपके। तो डिस्प्लेसमेंट एट पॉइंट ए ड्यू टू लोड एट पॉइंट बी इज सेम एज डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट बी ड्यू टू द सेम लोड एक्टिंग एट पॉइंट ए, द डिस्प्लेसमेंट बीइंग मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ लोड। ये अलग से आपने देखा है कि आपको जो डिस्प्लेसमेंट मेजर कर रहे हैं वो आपकी लोड के डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं। तो ये क्या कह रहा है आपका, अगर आपकी एक बीम है, लेट सपोज यहाँ पे देख लेते हैं, एक इस तरीके की बीम है आपकी, ठीक है। तो ये कह रहा है कि अगर आपका 2 पॉइंट ले लेते हैं, आपका एक पॉइंट ए ले लिया, एक पॉइंट बी ले लिया, ठीक है। तो मैंने आपका एक लोड लगाया बी पे, लेट सपोज मैंने पी का लोड आपका बी पे लगाया। तो ड्यू टू दिस लोड आपका जो ए में डिफ्लेक्शन मिलेगा, लेट सपोज आपको ए में डिफ्लेक्शन मिल रहा है डेल्टा, ठीक है। ये आपका डेल्टा 1 मान लो आप, ठीक है। जब आपका बी पे लोड लग रहा है तो ड्यू टू लोड एट बी आपको जो ए पे डिफ्लेक्शन मिल रहा है दैट इज़ डेल्टा 1, ठीक है। नेक्स्ट केस क्या है कि आपका जो ये बीम है, हमने इस बार आपका लोड लगा दिया ए पॉइंट पे, जो आपका ए पॉइंट है, ठीक है। जब आपका लोड ए पे लग रहा है और सेम ही लोड लग रहा है आपका, देखो यहाँ भी मैंने पी लगाया, यहाँ पे आपका पी लगाया, तो इन दिस केस जो आपको डिफ्लेक्शन मिलेगा एट बी पे
बी पे जो आपका डिफ्लेक्शन मिल रहा है, लेट सपोज आपका ये डेल्टा 2 है, राइट। तो वो ये कह रहा है कि आपका इन दो केसेस के कारण आपका जो डिफ्लेक्शन मिलने वाला है आपका ए पॉइंट एंड बी पॉइंट पे, ये दोनों डिस्प्लेसमेंट आपके सेम रहेंगे, दैट इज़ डेल्टा 1 विल बी इक्वल टू डेल्टा 2, ठीक है। तो ये आपका वो थ्योरम कह रही है कि जब आपका लोड बी पे लग रहा था, फिर आपको जो ए पे डिफ्लेक्शन मिल रहा वो आपका सेम रहेगा जब आपका लोड ए पे लगेगा और आपको जो बी पे डिफ्लेक्शन मिलेगा, ठीक है। क्लियर है स्टेटमेंट क्या कह रहा है आपका? यस सर। हाँ, तो देखिए ये आपका बेटिस लॉ की तरह ही आपको सेम दिख रहा होगा थोड़ा बहुत, बस यहाँ पे आपके लोड सेम हो गए हैं, दोनों आपके पी लोड है, लोड सेम है ना। तो इसका हम डेरिवेशन भी देख लेते हैं, हालांकि डेरिवेशन आपका पेपर में आ सकता है ना, इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं रहता है वैसे, बट डेरिवेशन आ सकता है पेपर में। तो इसको डिराइव कैसे करते हैं उसको समझ लेते हैं, ठीक है। तो हम आपका एक बीम मान लेते हैं, एक बीम है आपकी, ठीक है, एक सिंपल सपोर्टेड बीम है आपकी। इसमें हम आपके दो पॉइंट्स मान लेते हैं, एक आपका मान लेते हैं ए और एक मान लेते हैं बी, ओके, ठीक है। सबसे पहले अगर हम आपका लोड बी पे लगाते हैं, लेट्स फर्स्ट केस देख लेते हैं आपका, व्हेन लोड इज एक्टिंग एट बी, ठीक है, और लोड को हम मान लेते हैं पी, मान लेते हैं लोड आपका क्या है, पी है। और जब आपका लोड बी पे एक्ट कर रहा है तो लेट सपोज लेट डिस्प्लेसमेंट, राइट, अगर आपका मैं बी पे एक लोड लगाता हूँ तो आपको बी एंड ए दोनों ही पॉइंट में आपको कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन मिलेगा। लेट सपोज आपको जो बी पॉइंट पे डिफ्लेक्शन मिल रहा है दैट इज डेल्टा बी, लेट डिस्प्लेसमेंट एट बी इज इक्वल टू डेल्टा बी, ठीक है, राइट। एंड आपको जो ए पे पॉइंट डिफ्लेक्शन मिल रहा है ड्यू टू लोड एट बी, इसको मान लेते हैं हम आपका ये वाला डेल्टा ए, क्लियर है, ठीक है। जब आपका लोड इस बी पॉइंट पे लग रहा है तो आपको जो ए पॉइंट के नीचे मिल रहा है दैट इज़ डेल्टा ए, एंड जो आपको बी पॉइंट के नीचे मिल रहा है दैट इज़ डेल्टा बी। तो इन दिस केस जो आपका वर्क डन होगा, वर्क डन, रियल वर्क डन जो आपका होगा दैट विल बी हाफ मल्टीप्लाई बाय पी इंटू डेल्टा बी, राइट। केवल यही वर्क डन होगा क्योंकि आपका लोड केवल बी पे लग रहा है, ए पे कोई भी लोड नहीं लग रहा है। तो बी पे आपका पी लोड लग रहा है तो आपका बी पी के नीचे आपको डेल्टा बी डिफ्लेक्शन मिल रहा है, तो इन दिस केस आपका डिफ्लेक्ट वर्क डन कितना होगा, हाफ पी इंटू डेल्टा बी। हाफ क्यों लिखा, क्योंकि आपका ये रियल वर्क डन है, राइट, आपका लोड ग्रेजुअली अप्लाई हुआ है, राइट। देन आपका नेक्स्ट केस देखते हैं जब आपका लोड ए पे लग रहा हो, ठीक है, व्हेन लोड पी इज एक्टिंग at a point, तो in this case let displacement at a is delta a, ठीक है, यहाँ पे मैंने आपका अलग डेल्टा बनाया है, ठीक है, एंड डिस्प्लेसमेंट एट b is डेल्टा b। देखो यहाँ पे मैंने आपके अलग अलग डेल्टा के साइन यूज़ करें क्योंकि मैं आपका इनको अलग करना चाहता था कि आपको जो मैंने पहले माने हैं डेल्टा उससे डिफरेंट रहे आपके नीचे वाले डेल्टा, तो इसलिए मैंने आपका अलग अलग डेल्टा यूज़ करे हैं, ठीक है। तो ये आपकी कौन सी केस है, जब आपका एक बीम में आपका ए पॉइंट पे एक लोड लग रहा है पी, राइट। तो इन दिस केस भी आपका दोनों ही पॉइंट पे डिफ्लेक्शन मिलेगा। लेट सपोज आपको ए पॉइंट में डेल्टा ए मिल रहा है एंड बी पॉइंट आपको डेल्टा बी मिल रहा है। तो फॉर दिस केस आपका जो वर्क डन आपको मिलेगा वो कितना मिलेगा आपको, हाफ पी इंटू डेल्टा ए, क्योंकि आपका केवल ए पॉइंट पे ही आपका फोर्स लग रहा है ना, केवल आपका लोड लग रहा है ए पॉइंट पे लग रहा है, बी पे कुछ भी लोड नहीं लग रहा है। तो हमने केवल आपका रियल वर्क डन लिखा है हाफ पी इंटू डेल्टा ए, ठीक है। यहाँ तक सभी को समझ में आया इतना। अब हम आपका देखते हैं मेन स्टार्ट, ठीक है, मेन स्टार्ट करते हैं। तो केस 1 देखते हैं। लेट सपोज
कि हमने क्या करा, पहले आपका लोड बी पे लगाया, देन ए पे लगा दिया, ठीक है। लेट सपोज क्या करा हमने, आपका जो लोड पी है वो हमने आपका इज अप्लाइड फर्स्ट एट बी एंड देन एट ए, ठीक है। तो इन दिस केस आपको क्या वर्क डन मिलेगा, इसको ध्यान से समझना। पहले हमने आपका बी पे लगाया, फिर आपका ए पे भी लगा दिया। तो इन दिस केस जो आपका वर्क डन मिलेगा वो आपका दोनों को कंबाइन करके मिलेगा, आपका रियल वर्क डन भी मिलेगा और वर्चुअल वर्क डन भी मिलेगा। सबसे पहले तो आपको मिलेगा एक हाफ पी डेल्टा बी, क्योंकि आपने बी पे लगाया पहले, तो आपको हाफ पी डेल्टा बी भी मिलेगा, ठीक है। प्लस देन आपने ए पे लगाया, तो आपको क्या मिलने वाला है, हाफ पी डेल्टा ए, राइट, ठीक है। बट आपका बी पे ऑलरेडी लग रहा था, तो आपका जो बी पे डिफ्लेक्शन आ रहा है ड्यू टू ए, ये भी आपका साथ में वर्चुअल वर्क डन आएगा। देखो आपको यहाँ पे डायग्राम समझाता हूँ कि आपका मैंने इक्वेशन कैसे लिखी है, ठीक है। ये आपकी एक बीम है, पहले मैंने आपका बी पे लगाया एक लोड, ठीक है, पी का, ठीक है। तो आपको यहाँ पे डेल्टा बी मिला डिफ्लेक्शन, तो आपने उसका वर्क डन क्या लिखा, आपका हाफ डेल्टा बी इसका आ गया, राइट, ये टर्म आपकी इससे आई। फिर मैंने आपका एक और लोड लगा दिया ए पे, सेम का पी उसका, ठीक है। तो मैंने आपका पी का लोड आपका ए पे भी लगा दिया, तो आपको फर्दर डिफ्लेक्शन मिल जाएगा कुछ इस तरीके से, है ना। तो ड्यू टू लोड पी एट ए आपको यहाँ पे कितना डिफ्लेक्शन मिलता है, ए पे डेल्टा ए मिलता है, राइट। और बी पे कितना मिलता है आपको, डेल्टा बी मिलता है, छोटा वाला डेल्टा बी, है ना। तो आपका पी इंटू डेल्टा ए के कारण आपको एक रियल वर्क डन मिल रहा है यहाँ पे हाफ पी डेल्टा ए। बट आप देख सकते हो बी पॉइंट पे आपको एक फर्दर डिफ्लेक्शन मिला है, दैट इज स्मॉल डेल्टा बी, है ना। और यहाँ पे आपका लोड एक्ट कर रहा है अभी भी पी, राइट। तो ये पी इंटू डेल्टा बी आपका एक वर्चुअल वर्क डन देंगे आपको, राइट। ये डेल्टा बी वर्चुअल वर्क डन क्यों हो रहा है, क्योंकि डेल्टा बी आपका ए वाले लोड के कारण आ रहा है, बट हो कहाँ पे रहा है, आपका पी वाले पॉइंट पे हो रहा है। तो इसलिए P मल्टीप्लाई बाई दिस डेल्टा बी आपको एक वर्चुअल वर्क डन देंगे, जो मैंने आपका यहाँ पे अलग से लिखा है। क्लियर है सभी को ये पॉइंट, ये इक्वेशन समझना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्लियर है, लिख लेते हैं आपका। यहाँ पे हम आपका केस 2 में उल्टा कर देंगे, क्या करेंगे, पहले आपका ए पे लगाएंगे फिर बी पे लगाएंगे। तो लेट्स सपोज जो आपका लोड है वो आपका पहले कहाँ पे लग रहा है, ए पे लग रहा है, इज अप्लाइड फर्स्ट एट ए एंड देन एट बी। तो इन दिस केस हमने आपका पहले ए पे लगाया फिर बी पे लगाया। तो जो आपकी इस केस के लिए जो आपकी क्या बनेगी, इक्वेशन बनेगी वर्क डन की, उसको समझते हैं। तो वर्क डन विल बी इक्वल टू, सबसे पहले हमने आपका ए पे लोड लगाया, आपका ए पे, ठीक है। तो इसके लिए आपको कुछ डिफ्लेक्शन मिला, तो आपको ए पॉइंट पे एक डिफ्लेक्शन मिला, दैट इज़ डेल्टा ए। तो आपको यहाँ पे एक वर्क डन मिल जाएगा हाफ पी इंटू डेल्टा ए, ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। देन आपने बी पे भी आपका सेम लोड लगा दिया पी का, है ना। तो आपको इस बीम का कुछ फर्दर डिफ्लेक्शन मिलेगा, कुछ इस तरीके का। तो ड्यू टू दिस पी एट बी आपको यहाँ पे बी पे डिफ्लेक्शन जो मिलता है वो मिलता है आपको डेल्टा बी, और ए पे जो मिल रहा है आपको वो कितना मिलता है, स्मॉल डेल्टा है, राइट, ये मिलता है आपको। तो देयरफॉर फॉर दिस केस जब आपने लोड बी पे लगाया तो आपको एक रियल वर्क डन मिलेगा, दैट इज़ हाफ पी इंटू डेल्टा बी, ये आपका रियल वर्क डन है। प्लस आपको एक ए पॉइंट पे एक वर्चुअल वर्क डन भी मिल रहा है ड्यू टू दिस डेल्टा ए, जो स्मॉल डेल्टा ए है, यहाँ पे आपको एक वर्चुअल वर्क डन भी मिलेगा, क्योंकि आपका ए पॉइंट पे अभी भी लोड लग रहा है पी वाला। तो पी मल्टीप्लाई बाई दिस डेल्टा ए आपको एक वर्चुअल वर्क डन देगा। ये आपकी हो गई फोर्थ इक्वेशन। सभी को समझ में आई फोर्थ इक्वेशन कैसे बनाई है मैंने, क्लियर है, ठीक है। तो अब देखो आपके जो ये दोनों सिस्टम है, आपका जो केस 1 है केस 2 है, दोनों में आपके सेम ही लोड अप्लाई कर रहे हैं, एट द एंड आपके दोनों ही पॉइंट पे लोड अप्लाई कर रहे हैं, तो दोनों का डिफ्लेक्शन भी सेम ही मिल रहा होगा, मतलब सब कुछ सेम ही रहेगा। आपका जो वर्क डन एक्चुअली में हुआ है वो आपका सेम ही रहने वाला है दोनों में, क्योंकि
एट द एंड आपको डिफ्लेक्शन तो दोनों में सेम ही मिलने वाला है, बस आपने पहले एक लोड को पहले लगाया फिर इसको बाद में लगाया, बट उससे कुछ डिफ्लेक्शन में फ़र्क तो नहीं छोड़ना पड़ेगा आपका। मेरे कहने का मतलब ये है, आपने अगर एक पॉइंट पे लोड पहले लगाया फिर दूसरे पे दोबारा लगाया, अगर आप उन लोड के अप्लाई वाले मैकेनिज्म को चेंज कर देते हो तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, आपका फाइनल जो एनर्जी ट्रांसफ़र होगी आपके स्ट्रक्चर में वो सेम ही रहने वाली है। तो दैट मीन्स आपका जो इक्वेशन थर्ड है दैट विल बी इक्वेशन फोर्थ, ये दोनों ही वर्क डन आपके सेम रहेंगे, इक्वेशन 1 3 एंड इक्वेशन 4 वाले हैं। तो आप इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दो आपस में, ठीक है। तो ये इक्वेशन क्या कह रही है आपकी, पहली थर्ड इक्वेशन थी हाफ पी डेल्टा बी प्लस हाफ पी डेल्टा ए प्लस पी डेल्टा बी इक्वल टू हाफ पी डेल्टा ए प्लस हाफ पी डेल्टा बी प्लस पी डेल्टा ए, ठीक है। ये आपका इक्वेट करके आया। यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपकी कुछ जो टर्म्स है वो कॉमन है, तो वो आपकी कट, तो आप जैसे आपका ये टर्म से ये कट जाएगा, इससे आपका ये कट जाएगा, तो आपको मिल रहा है पी डेल्टा बी इज इक्वल टू पी डेल्टा ए। तो पी और पी आपका दोनों सेम है तो ये कट जाएंगे आपके, तो फाइनली आपको मिल रहा है डेल्टा बी इक्वल टू डेल्टा ए। तो ये आपका मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम का प्रूफ है, तो आपने यहाँ पे प्रूफ कर दिया। तो आप देख सकते हो जो आपको डिफ्लेक्शन है डेल्टा बी, अगर मैं आपका डेल्टा बी को लिखूँ, व्हाट इज़ डेल्टा बी? डेल्टा बी इज डिस्प्लेसमेंट एट बी ड्यू टू लोड एट ए, राइट। और सेम आपका डेल्टा ए बी क्या है? डिस्प्लेसमेंट एट ए ड्यू टू लोड एट बी, राइट। यही हमने आपका ऊपर भी लिखा है बात को। तो यही आपका मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम की रही थी और यही हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है। चलिए ये मुझे बताइए कि देखो यहाँ पे आप एक और बात नोटिस करो कि आपको जो मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम है वहाँ पर यहाँ पे भी आपका डिस्प्लेसमेंट लिखा है, राइट। ये आपने नोटिस किया होगा। डिस्प्लेसमेंट मीन्स कि आपका ये डिफ्लेक्शन एज वेल एज रोटेशन दोनों के लिए ही वैलिड रहेगा, है ना। अभी हमने जो आपका प्रूफ किया है वहाँ पे आपका हमने डिफ्लेक्शन को प्रूफ किया है, सेम आप प्रूफ कर सकते हो रोटेशन के लिए भी, ठीक है। तो वो प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको बता रहा हूँ कि आपकी जो थ्योरम है ये दोनों के लिए वैलिड रहती है, डिफ्लेक्शन के लिए भी और रोटेशन के लिए भी। क्लियर? चलिए ठीक है, ये था आपका मैक्सवेल थ्योरम ऑफ रेसिप्रोकल डिफ्लेक्शन, ठीक है। इसका भी आपका जो स्टेटमेंट है प्लस डेरिवेशन, इसके आने के चांसेस ज़्यादा हैं और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टेटमेंट वगैरह। अगर आप थ्योरी एक्सपेक्ट करते हो कि आपके पेपर में थ्योरी आए और हम थोड़ा पास होने के लिए अच्छे मार्क्स ला सके, तो ये ऐसा टॉपिक है जो आपका थ्योरी में आ सकता है, ठीक है। जो आपका नेक्स्ट थ्योरम है उसको भी देख लेते हैं। देखो इनसे अभी आपका मैं क्वेश्चन क्यों नहीं सॉल्व करा रहा हूँ, क्योंकि आपके थ्योरम्स हैं ये आपके कहीं ना कहीं किसी मेथड के अंदर यूज़ होते हैं, तो इनका जो पर्टिकुलर क्वेश्चन होगा आपका इसी थ्योरम में वो छोटे छोटे होते हैं, वो आपके आने के चांसेस भी कम हैं, वो हम आपका बाद में देख लेंगे। पहले आपका थ्योरम पढ़ लेते हैं जो आपके मेन थ्योरम्स हैं। तो जो आपका नेक्स्ट थ्योरम है दैट इज़ प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट वर्क, और ये आपका आज का लास्ट टॉपिक है, इसको भी समझ लेते हैं ताकि हम आपका नेक्स्ट जब आपका लेक्चर ले तो उसमें आपके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करें, है ना। तो जो आपका प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट वर्क होता है, इसको आपका एक और नाम से जाना जाता है जिसको हम कहते हैं मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। तो ये आप जो यूज़ करते हो, ये जनरली आप इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर पे यूज़ करते हो, और क्या इसका स्टेटमेंट क्या था उसको समझते हैं, ठीक है। ये आपका मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी से भी जाना जाता है, ठीक है। इन दिस केस आपका जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो कौन सी होती है? स्ट्रेन एनर्जी होती है, राइट। स्ट्रेन, हाँ, स्ट्रेन एनर्जी आपका एक पोटेंशियल एनर्जी का टाइप है, ठीक है। तो क्या कह रहा है इसको समझते हैं एंड देन इसको यूज़ कैसे करते हैं इक्वेशंस में, वो हम आपका न्यूमेरिकल्स में देखेंगे। तो ये कह रहा है कि द रिडंडेंट रिएक्शन कंपोनेंट्स ऑफ अ स्टैटिकली इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर आर सच दैट दे मेक द इंटरनल वर्क स्ट्रेन एनर्जी अ मिनिमम, राइट। ये इसका स्टेटमेंट कह रहा है, ठीक है। ये कह रहा है कि रिडंडेंट रिएक्शन कंपोनेंट, अब ये रिडंडेंट रिएक्शन क्या होती है इसको समझ लेते हैं। ये तो आपको मैंने बताया है, जैसे कि आपका एक इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर है, आप ds निकालते हो, तो अगर आपका ds 0 है दैट मीन्स आपका स्टैटिकली डिटरमिनेट स्ट्रक्चर है। अगर आपका ds 0 से बड़ा आता है, 1 या 2 कुछ भी आता है, तो दैट मीन्स आपका ये 1 जो आपके नंबर आए हैं या 1 या 2 है, दैट मीन्स आपके 2 ऐसे रिएक्शंस हैं
जिनको आप इक्विलिब्रियम इक्वेशन की हेल्प से नहीं निकाल सकते हो, राइट। तो जो ही आपकी ds आती है, d2 जितना भी आपका ds की वैल्यू आता है वो आपका रिडंडेंट रिएक्शन को शो करता है, क्योंकि आप उसको इक्विलिब्रियम इक्वेशन से नहीं निकाल सकते। ठीक है, क्लियर है। तो ये इक्वेशन, ये थ्योरम ये कह रही है आपकी कि जो आपको स्ट्रेन एनर्जी मिलेगी ड्यू टू दिस रिडंडेंट रिएक्शन, वो आपको मिनिमम मिलेगी। दैट इज स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू दिस रिडंडेंट रिएक्शन, दिस विल बी मिनिमम। ये आपका ये थ्योरम कह रही है। ठीक है, तो इस थ्योरम की हेल्प से हम क्या करने वाले हैं, हमने ये स्टेटमेंट पढ़ लिया कि आपका स्ट्रेन एनर्जी आपका रिडंडेंट रिएक्शन से आपका मिनिमम मिलती है, बट इससे हमें क्या फ़ायदा मिलने वाला है, इसको हम कैसे यूज़ करते हैं उसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है, ठीक है। जैसे आपका रिडंडेंट रिएक्शन क्या होता है, लेट्स सपोज जैसे आपका हम आपका एक इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर देख लेते हैं। जैसे कि आपका एक ये स्ट्रक्चर हो गया और एक आपका यहाँ पे रुलर सपोर्ट लगे हैं। तो इस फ्रेम में कितनी रिएक्शन आ रही है आपकी, रुलर में आपकी एक रिएक्शन मिलेगी आपको, और फिक्स में आपको 3 रिएक्शन मिल जाएगी, है ना, राइट। तो यहाँ पे आपका जो ds मिल रहा है आपको वो कितना मिल रहा है, 4 - 3 1 मिल रहा है ना। तो यहाँ पे आपका एक रिएक्शन आपकी छूट जाएगी जिसको आप निकाल नहीं सकते हो अनडिटरमिनेट इक्विलिब्रियम इक्वेशन से, राइट। एक अननोन आपका ऐसा बच जाएगा जो आप विद द हेल्प ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो ड्यू टू दिस अननोन आपका जो रिडंडेंट रिएक्शन है, इससे जो आपको स्ट्रेन एनर्जी मिलेगी वो आपको मिनिमम मिलनी चाहिए। ठीक है, दैट मीन्स U, दैट इज स्ट्रेन एनर्जी, ये आपको मिनिमम मिलनी चाहिए। ठीक है, तो आप जानते हो कि अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूँ इस U का विद रिस्पेक्ट टू दैट रिडंडेंट रिएक्शन, जो आपके रिडंडेंट रिएक्शन है यहाँ पे 1, तो आपको ये और छोटा मिलेगा, दैट इज इक्वल टू 0। अगर आपके पास कोई मिनिमम क्वांटिटी है, कोई छोटी सी क्वांटिटी है, आप उसको फर्दर डिफ्रेंशिएट कर रहे हो, कोई पहले से ही कोई बहुत छोटा है उसको आप फर्दर डिफ्रेंशिएट कर रहे हो, मतलब और छोटा कर रहे हो, तो आपको 0 ही इक्वल टू मिलेगा, राइट। तो यहाँ से आपको ये फॉर्मूला मिलता है, मैथमेटिकल टर्म में आप इस थ्योरम को इस तरीके से लिखते हो, दैट इज du/dr विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, आप इसकी हेल्प से आप अपने क्वेश्चंस में कुछ चीज़ें निकाल सकते हो, दैट इज़ आप रिडंडेंट रिएक्शन की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। ये du/dr इक्वल टू 0 कैसे आएगा, आपको समझ नहीं आया तो आप ऐसे भी समझ सकते हो, आपने मैक्सिमम मिनिमम कंसेप्ट पढ़ा है, मैक्सिमा मिनिमा, है ना। यस सर। तो कोई भी वैल्यू आपकी मिनिमम कम होती है, जब आपका डिफरेंशिएशन क्या होता है उसका इक्वल टू 0 होता है ना, तभी आपकी वहाँ पे मिनिमम वैल्यू मिलती है आपको, राइट। तो सेम आपका यहाँ पे भी है। तो विद दिस फॉर्मूला आप क्या कर सकते हो, आप जो आपकी रिडंडेंट रिएक्शन है जिसको आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो उसकी वैल्यू को निकाल सकते हो विद दिस फॉर्मूला। ठीक है, क्लियर है। तो ये फॉर्मूला आपको कहाँ पे हेल्प करता है, जब आपका एक इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर आपको गिवन हो, जैसा कि आपका यहाँ पे दिख रहा था आपको। तो इस केस में आप रिएक्शन नहीं निकाल पाओगे विद द हेल्प ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन, तो वहाँ पे आपको ये यूज़ करना पड़ेगा और उसकी हेल्प से आप उस रिएक्शन को निकाल पाओगे। क्लियर है।